हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरप्रीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की जो ये वीडियो देखेंगे आप, अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये शायद ही कोई आम इंसान ये करके दिखा सके जो इस कोचिंग ने करके दिखाया है। और जिसकी कोचिंग है, मतलब जिनकी ये कोचिंग है, उनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुबोध सर। तो उनके भाई कोचिंग चलाते हैं, सुबोध सर भी वहाँ पे फ्री सेवा देते हैं। तो उस कोचिंग में से 18 बच्चे हैं। टोटल जो बच्चे हैं वो 18 बच्चे हैं और उसमें से 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि जो बच्चे रहे हैं पॉइंट पे रहे हैं और फेल तो कोई नहीं हुआ, कंडीशन सभी ने पार करी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इस वीडियो में जो पूरा प्रोग्राम है वो आप देखेंगे। जितने भी बच्चे हैं और भी बहुत सारे और बहुत अच्छी अच्छी हस्तियां यहाँ पे आई हैं जो अपना अनुभव शेयर करेंगे, अनुभव साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप वो पूरा देखिए और उम्मीद है कि आप इससे बहुत मोटिवेट होंगे। और जब भी ज़िंदगी में आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो अभी आप ये वीडियो देखिए और सुनिए और कुछ सीखिए। धन्यवाद। आप सभी की सफलता आज और दुगनी हो जानी है जब आप हमारे इन महान अनुभव से मेडल लेंगे, अपने ये सम्मान समारोह का जो प्रतीक मिलेगा उसको प्राप्त करेंगे। और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे सभी। और मैं चाहूंगा जो हमारी बहनें बैठी हैं ये जरूर दो दो लाइनें सोच लें, क्योंकि आप अब टीचर बनने जा रहे हो, लगभग तैयारी आपकी टीचर बनने की। तो आपकी इस झिझक सबसे पहले ये निकलनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का काम ही पूरे दिन बोलने का होता है। और अब मैं आप लोगों के सामने दो शब्द कहने के लिए मंजीत सर को बुलाना चाहूंगा कि वो भी कुछ बात रखें आने वाले इनके कैरियर के बारे में, इनके भविष्य के बारे में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुबोध कसाना भाई जी का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया आप सभी से इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। और हरप्रीत सर का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है आपके सामने हो। फिर मैं धन्यवाद करता हूँ सर का, कविता सर का, उनकी पहले से मुझे जानते हैं सर। यहाँ बैठे हुए सभी उसका, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको थोड़ा सा। मैं 2009 से टीचिंग लाइन में ही हूँ और 2009 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तब से ही मैं साइकोलॉजी और एसएसटी ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे पीएन टीएन सब पे मैंने पढ़ाया हुआ है। और अभी मैं अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और उत्तम नगर में। अब मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने को साकार करके दिखाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते तो हैं लेकिन वो साकार नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचेंगे कि हमें अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। इसके लिए मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, मेहनत इतनी खामोशी से करो जैसा कि तुमने की है कि तुम्हारी सफलता शोर मचाती है। तो अभी जो शोर मच रहा है, जो तालियों की गड़गड़ाहट है, वो तुम्हारी सफलता की है, ठीक है। तो अच्छी किस्मत नहीं, कठोर मेहनत से तुमने ये चीज पाई है। कई बार आप क्या कहते हैं कि भाई इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए चलो निकल गया है, लेकिन सिर्फ अच्छी किस्मत से कुछ नहीं होता जब तक हम कठोर मेहनत नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि तुमने किया, एक लक्ष्य अपने सामने होना चाहिए। हर किसी ने अपने एक टाइम टेबल को फॉलो किया है ना, भाई सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमें जीके को देना है, इतने से इतने बजे तक हमें, तो सभी ने अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य रखा है। लक्ष्य रखने के धैर्य के साथ तुमने तैयारी की है। घर में भी
तभी तुम इस काम को कर पाए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। तो इसमें तुमने पढ़ना है कि तीनों लॉ अपना दिए, पढ़े है ना, साइकोलॉजी पढ़ी है नहीं, लॉ ऑफ रेडीनेस भी तुमने अपनाया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी तुमने अपनाया डेडलिफ्ट के, और लॉ ऑफ इफेक्ट भी अच्छा गया तुम्हारे ऊपर, इफेक्ट अच्छा गया ना। तो अब आगे जो भी तुम्हारी नौकरी का वो निकलेगा, चाहे टीजीटी पीजीटी, आगे कहीं भी जाओगे तो ज्यादा जोश के साथ तैयारी करो। तो सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है, जैसे कि तुमने अपने आप पर विश्वास किया। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, तुम्हें आगामी भविष्य के लिए मंजीत सर ने तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए क्या क्या तुम्हारी तैयारियां होनी चाहिए, क्या क्या तुम लोगों को सोच कर चलना है, उसके बारे में बताया। और एक बहुत अच्छी बात बोली कि सफलता मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और सफलता आप देख भी रहे हो कि हमारी शोर में कैसी शोर मचा रही है तालियों के साथ। अब एक बार हम ताली बजा कर अब मैं जो आप लोगों से रूबरू कराने वाला हूँ, जो हमारे सर हैं शमसुद्दीन सर, उनसे आगे हम के आए हैं। देखिए, मैं इतनी दूर से जब चल के आया हूँ, उसकी एक वजह है कि मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया हूँ, बोलने के लिए आया हूँ। और मैं सर की वीडियो देखता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो जैसे ही मैंने फोटो देखा इन्विटेशन कार्ड में, तो मैंने कहा प्रोग्राम में जरूर चलना है। लेकिन असल मकसद इसमें एक साथ एक और ये भी था कि आप लोगों के रूबरू जो है, क्योंकि मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। सर ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई, मैं भी आपको एक बात बल्कि एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि देखिए, हमने ये प्रोफेशन जो स्पेशल एजुकेशन का चूज़ किया है, इसमें हम सीनियर एजुकेशन बच्चों जो समाज के सबसे इनको ये सोचा जाता है कि ये क्या करेंगे समाज में। मैं सर्वे करने जाता हूँ, माँ बाप कहते हैं, उनके घरों में बच्चे मिलते हैं, ये जो बच्चे से हैं, इसका दाखिला कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, बना उनको भी ये नहीं पता कि समाज का हिस्सा बन सकते हैं, ये भी गुजार सकते हैं। तो इन जो अपनी बात खुद नहीं कह सकते, जो अपने आप को खुद नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ऐसी ऐसी आपने देखो जिसमें इतनी तरह की डिसेबिलिटी होती है, उन लोगों के आप टीचर हैं। तो अपनी एक जिम्मेदारी ये समझिए कि हमें उनके भलाई के लिए काम करना है और उनको आगे तक लेके जाना है। उसके लिए आपकी नौकरी लग चुकी है, ये मत सोचिए कि अभी रिजल्ट आना बाकी है और सबके अच्छे अच्छे स्कोर हैं, तो कोई मसला नहीं है कि कोई रह जाएगा। तो एक और आप शुरुआती लोग हैं, ये लोग शुरुआती मतलब एम्प्लॉयमेंट हासिल कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट को भी नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें इन्हें ही सुधारनी पड़ेगी, कैसे इस फील्ड में इनोवेशन होगी, कैसे इस फील्ड में बदलाव आने चाहिए, कैसे कैसी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब आपके सजेशन से ही हो पाएगा। तो इस फील्ड को भी सुधारना है और इस फील्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आपको काम करना है। और ये बहुत ही मतलब हम तो आम टीचर हैं, हम आम बच्चों के टीचर हैं, लेकिन आप ख़ास बच्चों के टीचर हैं, तो आप पे ख़ास जिम्मेदारी आती है। तो इस फील्ड की विसंगतियाँ, एनामलीज जो है वो आपको सुधारनी है। इस फील्ड की जो बच्चे हैं उनके लिए आपको पूरी मतलब मेहनत करनी है। अगर आप ये करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको ऊपर तरक्की पे तरक्की और ऊपर आगे तक पहुंचाएगा। तो यही मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। दूसरी बात, शुरू में कही सर ने कि ये सब मेरी वजह से हो पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये क्लियर बात है। इसमें हमारे सुबोध भाई, हरबीर जी, पंकज जी और अब्दुल वालिद और सर का इन सब का साथ रहा है और
रेणु पांडे बैठी हैं, जब से हमें मिली है ये जानती है कि हमने कैसे कैसे इन सब चीज़ों को किया है। तो ये किसी अकेला जगह बाहर नहीं छोड़ सकता। तो हमारी टीम ने ये सारी चीज़ें करके देखी हैं और ये चीज़ें हुई हैं। इससे पहला जो रिजल्ट था वो सब जानते हैं कि कैसे कैसे लोग कंफ्यूज थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन आज वही लोग टॉपर हैं, वही लोग जो पिछली बार फेलियर थे, आज वो टॉपर। हमने उन्हें पढ़ाया नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाया, सुबोध ने नहीं पढ़ाया होगा शायद, और लोगों ने पढ़ाया, लेकिन उनके अंदर क्या चीज़ बताई कि वो आज इतने बूस्टअप हो गए कि वो टॉप कर रहे हैं इसी इम्तहान में, और वही पॉलिसी है, वही एग्जाम है, वही पैटर्न है। तो अब टॉप क्यों कर लिया? क्योंकि एक होती है पढ़ाई, मुझे सर ने बताया कि ड्रीमिंग, वो आप देखा जाता है, फिर डिटर्मिनेशन, और फिर उस चीज़ को करने की डेरी हिम्मत होनी चाहिए, तभी कामयाबी कदम मिलती है। तो ये सारा कॉमन एफर्ट आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके मोटिवेशन देते हैं, इन सब की बदौलत ये मुमकिन हो पाया। आपकी पढ़ाई भी उसमें एक कंपोनेंट है, लेकिन एक साथ में आपकी जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनका भी एक पार्ट है। इन सबको मिला के ही कामयाबी आपको मिलती है। तो मुझे यही कहना था कि इस फील्ड की जो गलत चीज़ें हैं उनको सुधारना है, और इस फील्ड में जो बच्चे आपको मिलेंगे उनके उत्थान के लिए काम करना है। मेरी बस यही आपसे 2 मशवरे हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, और मैं भी एक थोड़ी सी अपनी आप लोगों को एडवाइस मान लो या सजेशन मान लो देना चाहूँगा इस फील्ड के बारे में, कि जो हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो लोग भी सिलेक्टेड हों, उनका भी सिलेक्शन आए, आगे इसमें वैकेंसी आए, तो वो सभी आपके हाथ में है जॉब पर जाने के बाद। कैसे हाथ में है? हम क्या करते हैं, जब मैंने ज्वाइनिंग की मेरे स्कूल में 2 स्पेशल बच्चे थे, और वो 2 स्पेशल बच्चे ही चले आ रहे थे पिछले 2-3 साल से, जब तक का रिकॉर्ड था। लेकिन फिर मैंने जो सर्वे किया वहाँ पर थोड़ा फील्ड में निकला, तो मैंने 7 बच्चे कर लिए। होता क्या है कि हम लोग ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले एक कहावत है कि जो भी है मैंने भी सुना था कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। एक तो ये अवधारणा बिल्कुल त्याग देनी है। जिस दिन आप जा रहे हो 65,000 रुपए सैलरी ले रहे हो, तो वहां पर आप बैठने के लिए नहीं जा रहे हो। मेरे भाई, हमारे भाई, वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो भगवान का रूप होता है, और जो टीचर है बच्चे को जैसा गुण देता है वो वैसा लेता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आप एक टीचर हो ना, तो आप बच्चे को धोखा नहीं दे रहे, आप भगवान को दे रहे हो। तो आप मेहनत करोगे जाकर वहां पर बच्चों को। एक बात और, वैकेंसियां कब बनती है सर को भी पता है। हम लोग कब जाके डिमांड करते हैं, जब हमारे यहाँ से डाटा जाते हैं कि हमारे उस स्कूल में 10 स्पेशल बच्चे हैं, वहां पर 5 हैं, वहां पर 7 हैं, तभी हम आगे डिमांड भेजते हैं कि सर हमें वैकेंसी चाहिए, हमें स्पेशल एजुकेटर चाहिए। लेकिन हम क्या ज्वाइनिंग के बाद शांत बैठ जाते हैं। वो भी यही रहा है, शांत बैठ गए हैं, ना बच्चे नहीं ला रहे हैं, तो आगे रिकॉर्ड क्या भेजें? DSSB है, हमारी MCD है, यही बोलते हैं बच्चे हैं, इनका करेंगे क्या? तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहता हूं कि जब आप ज्वाइनिंग करें, फील्ड में उतरें, बच्चे को ढूंढें और उन पर काम करें, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही है, आपको जो वेतन मिलेगा वो उन्हीं के कारण मिलेगा। और अब मैं जो अपने मुख्य अतिथि हैं जो हमारे, जिनसे मैं वाकई में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ और बार बार उनको सुनता रहता हूँ। मेरे जीवन में 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं सुबह शाम, जिनकी मैं वीडियो जब भी थोड़ा परेशान होता हूँ उनकी वीडियो खोल के देखता हूँ। एक मेरे खविंदर भाई जी और एक कमल भाई, मोटिवेशन स्पीकर हैं। और आप लोगों की ये किस्मत है कि आप लोग इनको फ्री में सुन रहे हैं, वैसे फ्री में नहीं। धन्यवाद अंकित भाई। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इन्होंने भूमिका बांधी है, आप जैसा ही एक आम इंसान। मेरे से पहले पूर्व वक्ता जो मंजीत भाई ने, स्वामी भाई ने जो बातें आपको आज बताई हैं, तो उनको जरूर आप गार्ड बांध के जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि ये जो बात इन्होंने बताई है वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके अनुभव है। और इस हॉल में हमारा जो कोचिंग सेंटर का नाम है टीचर्स वर्कशॉप,
तो सबसे पहले तो बधाई का पात्र है टीचर मंत्रास, जिसने और उसके मेंटोर्स सुबोध, मेरे हिसाब से सुबोध हैं, हरवीर सिंह हैं, सचिन हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने उनके जो प्रयास है, कहते हैं टीचर को देखना हो ना तो टीचर को मत देखिए, उसके परिणाम उसके स्टूडेंट को देख लीजिए। अगर एक इंस्टीट्यूट से देखो, हम देखते हैं कि आजकल मार्केटिंग का जमाना है, आप सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे करते हैं, बट इस इंस्टीट्यूट को दावा करने की जरूरत नहीं है। उसका जो रिजल्ट है, ये जो इतना सारा सिलेक्शन एक भर्ती में करना तो अपने आप काबिले तारीफ है। तो सबसे ज्यादा लकी तो मैं हूं कि मैं एक ऐसी जगह आज आया हूं, आपके मेंटोर्स ने आपको पढ़ाया, उसके बाद आप लकी हैं कि आप इस जगह आए और आपने जीवन में वो सिलेक्शन लिया, तो सभी को साधुवाद है। और आप सभी स्पेशल एजुकेटर, मैं भी एक टीचर हूँ, तो एक टीचर से आप भी एक टीचर हैं, मेरे होंगे और आप में क्या अंतर है? आप मुझसे एक सीढ़ी ऊपर है, क्योंकि आपके तो नाम के आगे ही स्पेशल रखे, स्पेशल एजुकेटर आपके पद पर आप विराजमान हुए। तो सबसे पहले तो गौरव की ये बात है कि आप अपने आप में अपने लिए ही तालियां बजा दीजिए कि आप। किसी व्यक्ति ने पूछा था कि आम और एक खास व्यक्ति, एक कॉमन मैन और एक सक्सेसफुल मैन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। तो कहीं पढ़ा मैंने, बड़ी अच्छी बात थी, आपसे साझा कर लेता हूं कि अगर तो सिमिलैरिटी की बात करें तो हम में, आप में, एक आम इंसान में और ये जो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मोदी जी, इनमें एक सिमिलैरिटी है कि हम सभी के पास समय बराबर है। 24 घंटे हमारे पास हैं और 24 घंटे ही किसी बड़ी प्रतिभावान लता मंगेशकर के पास, जितने हमारे क्रिकेटर हैं, जितने हमारे फिल्म स्टार हैं, जिन्होंने भी जीवन में अपने कुछ करा है, तो ईश्वर ने एक सिमिलैरिटी दी कि 24 घंटे सबको दिए, पर उन 24 घंटे का उपयोग किस तरीके से करते हैं, उन 24 घंटे में वो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, उन्होंने उस तरीके ने उसको स्पेशल बना दिया। एक कॉमन मैन कॉमन रह गया कि वो आम सामान्य तरीके से 24 घंटे बिता गया, और एक स्पेशल आदमी ने स्पेशल तरीके से वो बिताए, वो खास हो गया। तो अब उन्होंने ऐसा क्या करा, एक वर्ड आता है पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये वो लोग थे जिन्होंने जहां कुछ अच्छा सुना, मैंने पहले जो पूर्व वक्ताओं ने बोला इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप कॉमन मैन की जगह सक्सेसफुल बने रहना, सक्सेसफुल तो आज आप हो गए, बुलंदियों तक पहुंचना आसान है, पर वहां कायम रह के और ऊपर बढ़ना ये बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को अपने जीवन में आत्मसात कर लेना। होता क्या है कि सक्सेसफुल आदमी जहां कुछ अच्छा चीज सुनता है, देखता है, पढ़ता है, उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर लेता है। और जो बहानेबाज होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो गर्मियों की छुट्टी में पढ़ेंगे, अभी पंडित जी से मुहूर्त निकालेंगे, अभी ये करेंगे, एक्सक्यूजेस देता है। तो पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ही एक कॉमन मैन को एक सक्सेसफुल आदमी। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको जो टाइम मैनेजमेंट है, जो आपने अभी अपने में लगाया है, सिंपल सी बात है, टाइम मैनेजमेंट का हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व है। इस टाइम मैनेजमेंट को ना आपको अपनाना ही पड़ेगा अपने जीवन में, चाहे अपने आप से अपना दो, नहीं तो परिस्थिति अपना देगी। मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे साथ एक एटीएम होता है, एटीएम छोटा सा, उसका एक गार्ड है। अब तो एटीएम कम हो गए जब से कोरोना वगैरह था, तो उससे पहले उस गार्ड को मैं देखता था। तो अगर मैं सुबह जा रहा हूँ 5 बजे तैनात रहता था। अब चाहे आंधी जाए, तूफान आए, ठंड हो, बारिश हो, ओले पड़ रहे हो, और 5:30 बजे आके शटर ओपन कर देते हैं। अब हमने, आप जीवन में सोचते हैं ना कि यार टाइम मैनेजमेंट जिसने अपना लिया वो सक्सेसफुल हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट उससे अच्छा किसके पास है? जिस टाइम अगर 5 बजे शटर ओपन होना है तो 5 बजे वो शटर ओपन कर देता था, पर वो सिर्फ गार्ड रह गया।
वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि उसने टाइम मैनेजमेंट तो अपनाया, पर अपनाया नहीं। टाइम मैनेजमेंट को तो अपनाना ही पड़ेगा। अगर वही टाइम मैनेजमेंट, वही 5 बजे वाली डेडिकेशन किया, मुझे अपनी जॉब पे पहुंचना है, वो अपने विद्यार्थी जीवन में अपना लेता तो शायद उसे गार्ड की नौकरी नहीं करना। तो टाइम मैनेजमेंट का एक उदाहरण तो आपने दे दिया कि आपने सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पर तो आप आ गए, पर जो कामयाब आदमी होते हैं आपको यहीं नहीं रुकना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये जॉब छोड़ दें, इससे प्यार करें, इसमें और अच्छा करें, इसमें और आगे जाएं। आज आप एलिमेंट्री के टीचर ही हैं सभी, और इसमें और इनोवेशन करें, जैसे शम्स भाई ने बताया, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है काम टीचर से ज्यादा। आपको उन लोगों को पढ़ाना है जिन्हें जो मुख्य धारा से कटे हुए। तो आप ये देख लीजिए कि आप मतलब यू आर ब्लैक सोल, आपको ईश्वर ने अंकित करा है, आपको ईश्वर ने चुना है। स्पेशल चीज के लिए स्पेशल टास्क फोर्स लगाते हैं, जैसे एक नॉर्मल सैनिक होता है और एक होता है कि भाई अब ये पाकिस्तान से वहां एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है, उसमें स्पेशल कैपेबिलिटीज होती है। तो आप समझो आप उस स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा हो कि आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेशल है, और इसीलिए इस चरितार्थ कर देना आप जब आप जॉब पर आए। दूसरी बात सजेशन एक ये है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आज यहाँ पर इस माध्यम से, यहाँ एक कोचिंग सेंटर के मंच से माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको कोई परेशानी हो या आपको कुछ स्कूल अलॉटमेंट में हो थोड़ी बहुत मदद, आप सुबोध जी से या अंकित जी से या पंकज से आप बता दीजिएगा, शम्स भाई को बता देना, जितना भी बन पाएगा हम कोशिश करेंगे कि आपको स्कूल आपके घर के पास मिल जाए, ताकि आपका जो समय है ट्रैफिक में हो जाए ना। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है बिना बात की, उसको भी एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि जिस स्कूल में आपका होगा शायद वहाँ मैं जाऊँ, आप मेरा नंबर शेयर कर लेना, सुबोध से कर लेना, एनी टाइम आप 24/7 मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक मैसेज और देता हूँ, जब भी आप जीवन जियोगे, आज का और आज आने वाले का, आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है लिविंग विद द रीजन, कारणों के साथ जीना। तो ये रास्ता होता है बहानेबाज और कुछ भी एक्सक्यूज दे देना। मतलब आप अगर ये सक्सेस अचीव ना करना होता है, जो जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया या अच्छे से पढ़े नहीं, तो अक्सर मैं उनसे सुनता हूँ कि भाई क्या बात है, तैयारी नहीं कर पाया। अरे भाई साहब क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारी कोई सिफारिश ही नहीं। दूसरे भाई क्या हुआ सर, क्या है, सब कुछ तो वहाँ पैसा चलता है, DSS में ये है। या कोई कहेगा मैं तो ग्रामीण परिवेश से था जी, वहाँ तो शहरी बच्चे ज्यादा आगे आ रहे हैं, मैं इस परिवार से। यानी ऐसे बच्चे क्या होते हैं, लिविंग विद द रीजन के साथ जीते हैं। आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, एक रीजन दे दिया। तो अगर ये रास्ता जीवन में अपनाएंगे, मान लीजिए आप जॉब पे लग गए, आपने रीजन दे दिया यार MCQ में तनख्वाह नहीं आ रही 3 महीने, एक ही बच्चा है, स्टाफ सहयोग नहीं कर रहा, तो ये जो लिविंग विद द रीजन वाला एटीट्यूड है ना, ये अपने जीवन से आप जरूर हटा दें, क्योंकि आपको ये वाले बच्चे सफल भी नहीं हो पाए। अगर अब आप नौकरी पे लग गए और फिर लिविंग विद द रीजन का एटीट्यूड रखा तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। टीचर लग गए, अचीवमेंट है, क्या अचीवमेंट यही रहेगी क्या? इसको तो जे कर्व होना चाहिए। आज टीचर लगे, अगले दिन एक ऐसी इनोवेशन करेगी, ये बच्चे में ये प्रॉब्लम थी, आप तो जिंदगियां संवार सकते हो। मतलब आपको इतना स्पेशल टास्क मिला है कि आप उसको संवार लो, जिंदगियों को संवार लोगे। तो लिविंग विद द रीजन मैं हमेशा ये सजेशन करूंगा कि इसको, इस एटीट्यूड को आप हटा दें। तो कौन सा अपना है? लिविंग विद द रिजल्ट, यानी परिणामों के साथ जीना हमेशा, जैसे कि अभी आपने करके दिखाया है, परिणामों के साथ जियो। और अगर जीवन में कभी डाउनफॉल आए ना, हमेशा क्या होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो ऐसा क्षण जरूर आता है, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, यार ये मुझसे
मुझसे नहीं हो पाएगा। हो सकता है जॉब की नौकरी के इस सफर में भी आप कई बार डिमोटिवेट होंगे, और जब आप एक्चुअल लाइफ में आ गए कि अब सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, जब जॉब करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। सिस्टम हमारा ऐसा है कि यार अब आपको पता लगेगा ना, जब 4 महीने 3 महीने में डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता से परिचय कर रहा हूँ, तगड़े हो गए जॉब कर रहे हैं कि कंफर्ट में कुछ भी हो जाए, मैं अपना जिसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है वो पूरा मैं बिल्कुल करूँ, उसको एटीट्यूड को हमेशा अपना सीखे। तो जीवन में जब भी आपको डिमोटिवेट हो जाए ना, तो हमेशा ये सोचना कि मेरी सफलता का मुझ पर क्या असर हुआ। आंखें बंद करके तो आपको लगेगा जब मैं सफल हुआ मुझे खुशी मिली, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा, सोशल स्टेटस बढ़ा, उसके बाद देखना परिवार को, जो मेरे माँ बाप की आंखों में चमक, मेरे भाई बहन, बाकी रिश्तेदार, देखो उस बिटिया को उस बेटे को सिलेक्शन करके दिखा दिया। उसके बाद जिस सोसाइटी जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका, या इस गांव की लड़की, इस शहर की लड़की ने ये करा, तो जब आप आंखें बंद करके उनको याद कर लोगे ना, तो डिमोटिवेशन चलेगा। जीवन में जब जब डिमोटिवेशन आए तो आप ये देख लो कि जब जो मेरा गोल है, अभी तक आपका गोल था ये जॉब करने का, तो उसके जब उसको अचीव कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरे को ये फायदे होंगे, उस फायदे को विजुलाइज कर लेना आगे बढ़ने। ऐसे जब जॉब में जाओगे, अगर कभी डिमोटिवेट हुए तो उन बच्चों की तरफ देख लेना जिनकी आप जिंदगियां बनाओगे। एक वर्ड है स्वांग सुखाय, इतना सुख मिलता है जब आप किसी बच्चे को, बच्चा क्या करता है, बच्चे के लिए आप भगवान हो, वो माँ बाप की बात नहीं मानेगा। मेरे खुद के बच्चे मेरी बात नहीं मानते कि टीचर ने बोला है वैक्सीनेशन के लिए, मेरी बिटिया है 16 साल की, मैंने कहा बेटा अभी रुक जा, अभी मैं ट्राई कर लेता हूँ कौन सी अच्छी है नहीं है, बट उसकी टीचर ने कह दिया, तो टीचर की जुबान तो उसके लिए समझो ब्रह्मवाणी होती है कि ऊपर से आई है। तो आप उस पद पे हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा स्पेशल नाम आपके आगे लगा हुआ है, उस स्पेशल एजुकेटर को आप चरितार्थ जरूर कर देना, और आपकी वाइब्स, सबकी ऊर्जा से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे मेरे डिपार्टमेंट में। हम सब नहीं मिलेंगे आपको, किसी मोड़ पे कभी कुछ हुआ, हम सब कहीं कोई परेशानी है ऐसी जैसी, शम्स भाई इनको तो यहाँ की वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे अलॉटमेंट की हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो, एनी टाइम। मेरा फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूँगा, उसको दोस्तों अगर फ़ोन उठा नहीं पाया तो व्हाट्सअप जरूर कर देना, अगले दिन मैं खुद रिप्लाई करूँगा। आप ये साथ रहेंगे और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से हो और आप सब लोग हमारे साथ आएँ, अच्छा सा काम करें, और एक जोरदार ताली हम अपने आप में। भाई को सुनना हमेशा ही बड़ा मजेदार रहता है। एक तो भाई की जो वाणी है बड़ी मधुर है, जैसे समझाते हैं, देखा एकदम शांत हो गए थे सभी, कितने ध्यान से सुन रहे थे। मतलब ऐसे वक्ता है कि मेरे प्रेरणा स्रोत में बात ये है। और अभी थोड़ी देर चाय पे चर्चा होगी, बड़ी बड़ी सरकारें बनी है चाय की चर्चा पे, बोले थे चाय ठंडी हो जाएगी, फिर मैं कह रहा था कि भाई जोश बहुत गर्म है, बच्चों का ठंडी नहीं होने देंगे, बाद में पी लेंगे, अभी तो नहीं पी ना, बाद में पी लेंगे। और अब जो मैं बुलाने जा रहा हूँ खविंदर भाई जी, जो मैं बुलाने जा रहा हूँ, भाई ने भी बताया था कि आप लोग क्या हो, स्पेशल टास्क फोर्स STF। अब मैं जो बुलाने जा रहा हूँ इस STF का, भैया जी इस STF का मतलब बदल गया है थोड़ा, ये स्पेशल टीचर कोर्स है। और इस स्पेशल टीचर कोर्स के जो हमारे कैप्टन हैं सुबोध कसाना जी, अब वो आएंगे आपके सामने। इतने वो चल के आ रहे हैं, तो थोड़ी सी एक बात मैं और ये बोलना चाह रहा हूँ। एक बात वो भैया जी ने बोली थी कि गोल जो है आपने अचीव कर लिया है, रुकना नहीं चाहिए। और आप लोगों ने एक चीज देखी भी होगी, जो गोल चीज है ना वो रुकती नहीं है।
ढलान पे रहती है, गोल चीज है। तो चाहे ये गोल हो या वो गोल हो, ये रुकना नहीं चाहिए। आगे भी आप लोगों को और आगे बढ़ा करना है, टीजीटी जाना है, टीजीटी जाना है। और इस सब की जो रूपरेखा तैयार करेंगे हमारे रूपरेखा सुबोध भाई, वो बताएंगे। यहाँ पर आए मेरे सभी गेस्ट शमशुद्दीन सर और मंजीत सर और उनकी वाइफ सरिता जी, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। और मेरे प्रिय मित्र हैं हरदीप सिंह जी, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि जिस टाइम में वैकेंसी आई थी काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। इसके लिए इतना एफर्ट किया गया था। जहाँ तक मैंने प्रयास किया, हरदीप सर ने प्रयास किया और शमशुद्दीन सर ने प्रयास किया, शायद ही कोई कर सकता है। क्योंकि पहले यही नहीं पता था कि वैकेंसी आती कैसे है, कैसे कंडीशंस होती हैं, किस तरह से हमको फॉर्म डालने हैं, इन सब का हमें कुछ नहीं पता था बिल्कुल भी। ग्राउंड रिपोर्ट हमारी जीरो थी, मैं खुद बता रहा हूँ। अभी 2018 में जिस टाइम रिजल्ट आया था, उस टाइम पेपर कराने के बाद हमें भी पता नहीं था कि क्या कंडीशन हमारे सामने आने वाली है। लेकिन सर से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उर्दू के टीचर हैं, मैं स्पेशल टीचर, तो दोनों को कॉन्टैक्ट हुआ। उस टाइम थोड़ा मैं एक्टिव था ग्रुप में, तो इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि देखते हैं कि कोई है कोई स्पेशल का क्या कर रहा है, किस तरीके से बात है। तो इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, ये ऐसे होनी चाहिए। पता सबको था कि भाई वैकेंसी एमसीडी में है, 3-3 साल में आती है, 4-4 साल में वैकेंसी आती है, लेकिन बहुत डिले हो जाता है कभी कभी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर का जो रिकॉर्ड है हमारा, वो जीरो है। कुछ लोगों को पता है शायद, कुछ को नहीं भी पता है। तो सर की वजह से ही मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलता हूँ इस बात को, सर की वजह से ये वैकेंसी कहीं ना कहीं, ये वैकेंसी आज जो 450 पोस्ट क्रिएट हुई है, सब इसी के लिए हमारे 1 लाख। क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन तो आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, नेक्स्ट हो रहे हैं। मैं खुद अपनी बताता हूँ, मेरा सिलेक्शन 2015 यूपी पुलिस, 2018 यूपी पीआरटी, अब 2021 डीएसएसबी पीआरटी आपके सभी के सामने है। और इसके बाद भी अभी कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ रिटर्न है, इससे आगे भी चलने की भी तैयारी है, शायद टीजीटी और इससे आगे भी जो सोचा हुआ है। क्योंकि डायरेक्शन मेरे मन में हर टाइम रहती है कि कभी भी मैं खड़ा हूँ कहीं भी, तो मेरा गोल मेरे मन में रहता है हर टाइम कि मुझे करना क्या है। ये 3 साल आप लोगों के लिए लगा हुआ है कि 2018 के बाद कैसे आ गए, लेकिन मुझे पता है कि 3 साल मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने है, ये कल की बात है। क्योंकि सिलेक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किस तरह से चीजें चल रही है, आपको टारगेट आपका मन में रहना चाहिए कि टारगेट है क्या। अगर टारगेट आपके मन में है तो आप 110% अचीवमेंट आपको मिलेगी। अगर आप टारगेट से सोचा कि चलो ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मेरे पास जिस टाइम वैकेंसी आई थी, उसी टाइम मेरे पास एग्जाम की डेट आ गई और मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि पूरे दिल्ली में किसी के पास ये एग्जाम की डेट थी। सर को मैंने शेयर की थी और मैंने अपने कोचिंग सेंटर में भी सिर्फ इसलिए नहीं बताई थी कि एग्जाम की डेट जो थी वो बहुत लेट थी। अगर मैं बच्चों को बता भी देता कि एग्जाम 8 महीने डिले है, 7 महीने डिले है, मैडम बैठ लिए उनको भी कहीं से पता चल गया था कि एग्जाम की डेट अक्टूबर में ऐसे बात है, तो मैंने इनको मना किया कि ऐसा नहीं है। वो मना करने का मेरा एक कारण था कि अगर मैं एग्जाम की डेट पहले ही डिसाइड कर देता तो फिर शायद 8 महीने चलो ठीक है हो जाएगी तैयारी, कोई बात नहीं करेंगे, 8 महीने तो काफी होते ना एग्जाम के लिए। लेकिन मैंने डिले करते करते मई जून, जिससे कि मोटिवेशन आपको मिलता है कि आपका एग्जाम मई में है, जून में है या अगस्त में है, तो इससे क्या था कि आप जुड़े हुए थे। रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को कर रहे हो तो सिलेक्शन 110% हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। वो ये चीज मैंने कोचिंग में भी की थी, वहां पर भी, रावलनगर में भी और यहाँ पे, यही मेरी दोनों चीजें रही है स्टार्टिंग से कि बच्चा अगर कंटिन्यूटी है अंदर उसके, मुझे करना है। एक बार आप मेरे को कह सकते हैं चीजों कि 2018 में सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से, अगर मैं सोचता कि चलो मुझे करना ही नहीं है या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल 3 साल बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको जब तक वो चीज ना मिल जाए छोड़ना नहीं है। और मिलने के बाद ऐसा नहीं रुकना है कि अब आप यहाँ रुके इससे ज्यादा अब ये हमें खत्म है हमारी बात। सर के ऐसे हैं, आपको इनके बारे में थोड़ा पता नहीं होता हूँ, अपने लिए आप भी जीरो यहाँ सभी लोग हैं, सब अपना मिलने के बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं कि ठीक है भैया हम जॉब करेंगे, अपना घर अपना सब कुछ संभालेंगे। ये ऐसे बंदे ने 82 बच्चों को जॉब दिलाई
कल क्या था 133 लोग। हाँ 133 लोग थे शायद, फर्स्ट में भी थे, इसके बाद हाँ, तो उन विधायक से एलजी से अप्रूवल दिला के बाकायदा वो रिजल्ट भी निकलवाया, जबकि पूरा का पूरा मैटर पीआरटी का क्लोज हो गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे लाइफ में कुछ भी हो, कभी ये मत मान लेना कि भाई सिलेक्शन है बहुत बड़ी चीज है, अपने लिए जीते हैं, दुनिया दी है, कोई नया नहीं जीतती है। सिलेक्शन ले लो सबके हो रहे हैं दुनिया में, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जीपीसी और के लगे, बट दूसरों के लिए सोचना। कभी भी मैं ये बोलता हूँ सीधा बात कि दूसरों के लिए सोचे चलना। अब आप लोग इस फील्ड में आगे इन फ्यूचर जैसे 450 वैकेंसी आ गई और अदर इवेंट, भैया कोई बोला था, भैया ने मुझे बताया था कि स्पेशल के बारे में बोला कि किस तरह से कंडीशन चल रही है। मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। वो भी हमारा एक डिसेबिलिटी कमिश्नर का ऑर्डर था जो हमने 470 की पोस्ट के लिए कराया, और वही ऑर्डर आज और इंडिया लेवल पे लागू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई बंदा आज भी स्पेशल एजुकेटर में फील्ड में आता है तो आने वाले 6 साल तक 7 साल तक उसकी जॉब आसानी से लग जाएगी, तो वो थोड़ा भी बढ़ जाएगा 50 साल तक, 50 साल की तो 50 साल क्योंकि किसी कंडीशन आप 2013 से देख सकते हो, एमसीडी की सिर्फ 1648 वैकेंसी आज तक की बनी है, 8 साल हो गए। ये तो एमसीडी की दिल्ली का हाल है, और आप सभी के सामने यही बनी है। ये सारी चीजें आप सभी के सामने किसी वैकेंसी हो रही है, 2014 में वैकेंसी चली गई, 18 में चली गई, 13 में तो बिल्कुल ऐसे लिए थे कि बस कागज दो और ज्वाइनिंग हो। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आप ज्वाइनिंग लेटर लेके जाओ। यहाँ दो चार बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनको काफी टेंशन है कि सिलेक्शन पता नहीं कैसे होगा, क्या कंडीशन होगी, पेपर पता नहीं कैसे आ जाएगा, मतलब ये रहती है चिंता की पता नहीं किसी कुछ भी हो सकता है। मैंने उनसे एक बात बोली थी कि एग्जाम कैसा भी आए मैटर नहीं करता, आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है। आपकी जो प्रिपरेशन जिस टाइम आपको लगे कि प्रिपरेशन मेरी पूरी परफेक्ट है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मानो। और एग्जाम के बारे में मैंने दो चीजें बताई थी कि कभी भी डीएसपी या कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है कि एग्जाम इतना हार्ड डाल देगा कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ। 2013, 14, 18 के एग्जाम में सबने वेरिएशन डाला गया था कि एक पार्ट अगर हार्ड है तो एक पार्ट को इजी डाले नहीं डाले, क्योंकि तभी बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा। नहीं तो कल को अगर कोर्ट केस चलते हैं, वैकेंसी फिर जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, बाकी जितने बच्चों को सिलेक्शन हुआ है सभी को मैं कोशिश करता हूँ कि एमसीडी में जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए। जुलाई अगस्त तक मुझे लग रहा है टारगेट है मेरा कि मैं अगस्त तक करा दूंगा। कोशिश हमारी यही लगी हुई है पूरी की पूरी कि अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इस टीम को बनाने का मेरा एक मकसद था कि आप लोगों के मन में काफी शंका थी कि पता नहीं स्कूल्स वगैरह के बारे में काफी चीजें कि कहाँ से कैसे चीजें होंगी, तो इस दिल्ली के मान सकते हो कि आप ये दोनों ही बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आती है इस दिल्ली में एमसीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बात की। आप आज फेस टू फेस मिल चुके हो, ये भी मौका बहुत अच्छा है। कल को जाके पता चलता है कि कहाँ से हैं, कैसे चीजें हो रही है। तो एक मेरा बुलाने का मतलब भी ये था बुलाने का कि आप आपस में बॉन्डिंग बना लोगे कि सर को जान लोगे कि भाई कैसे है, क्योंकि आगे फिर में जिनको काफी मैं बता रहा हूँ कि आपको 15 साल 17 साल जिनको एमसीडी में हो चुका है, तो उनको तो हर चीज पता है एमसीडी के बारे में। तो आपको आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगी तो सर आपको बता देंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे मैंने एक बात और बोली है कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, इससे आगे भी आप बढ़ो, कोशिश करो कि बीएड करनी है, कुछ भी किसी लाइफ में आगे, मतलब रुकना नहीं है। मेरी बात ये कि यहाँ रुकना नहीं है कि हम एक बार आप सोच लो कि बस यहाँ बैठ के हम इससे ज़्यादा में कुछ नहीं करना। हमारे गाँव के हमारे गाँव के तिरौड़ी के बच्चे 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और उसके लिए भी मैं अंकित भाई को बिल्कुल दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि इन्होंने भी उनकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया था। गांव में मैं कह रहा हूँ कि जावली पहले था हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस में, कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ बच्चे काफी कर देती कि भाई यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा सब जगह। बट चिरौड़ी गांव में भी एक ऐसी मिसाल पेश की है कि जिस हिसाब से उन बच्चों ने मतलब काफी लोगों ने कोर्स भी किया है, ऐसी बात नहीं है, और एक डायरेक्शन भी मिली है कि इस गाँव से इतने टीचर हो गए कि शायद हमारे एरिया में नंबर 1 गाँव है। तो मैं आप छोटी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं मेरी कोचिंग से हैं, 2 वर्ड्स आप यहाँ आके बोल सकते हो, क्योंकि जो भी आपने फेस किया, देखो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हरी में कोई प्रॉब्लम ऐसा ना बोला तो बहुत भाई हाँ इन्हें सीट जब मिलेगी तो 2 बार हो गए, उससे पहले नहीं।
तभी ये प्रॉब्लम आएगी तो जाके क्रिएटर भी ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू। सुबोध भाई, मैं अपने गांव की ओर से तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि हमारी जो 2 बहनें बैठी हैं ये तो शाम तक बोल लेंगी। सारे बोलेंगे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि करावल नगर वाली मूवी से आ रहे हैं। ये भी कैसे है कि वो सीधे नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, सब देखेंगे अभी। लेकिन भाई की थोड़ी हम पे गलती होगी। गलती में क्या होगी कि हमारे नकुल भाई थोड़े लेट हो गए। सबसे पहले हमको जो सम्मानित करना था वो हमें अपने चीफ गेस्ट को करना था, थोड़े लेट हो गए। हमारा पहला प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है, इसलिए नकुल जी आप बुलाओ। माला ले लो आप। एक हमारे गांव के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है ना, नाम लो तो पहले माइक पे बोल रहे हैं, सारे तो बोलने वाले होंगे। भाई साहब माला लेकर भैया जी बंद नहीं करे सर को। भैया देखो कारण ये था कि हमें जो सबसे सीनियर नकुल भाई है इसलिए माला पहने वाले। आप आ जाइए और मैम का स्वागत करिए। देखो अब हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत हो गया है। सीट भी देंगे, हम गाड़ी में रखवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम इसलिए नहीं दे पा रहे अपने हाथ से कि हम इतने काबिल नहीं है कि अपने सीनियर को दे सकें। बस ये है कि पुष्प डाल के थोड़ा हमने क्या है कि कहते हैं ना कि आप मंदिर में जब बाहर से निकलो ना, आप अंदर ना जा सको तो बाहर से हाथ जोड़ लो, वो भी इतना ही लगता है। तो हम ऐसे ही हमारे नकुल भाई जी थे और ये हमारे देवता स्वरूप बैठे हैं जो हमारे मुख्य अतिथि, उनको सम्मानित किया। और अब जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिन बच्चों के लिए रखा गया है, अब टाइम भी काफी हो रहा है और भाई जी बोलेंगे बिल्कुल, इसमें आप जो से बोल सकते हैं, सभी अपने बच्चे हैं। मैं थोड़ा सा परिचय कराना भूल गया हरवीर भाई का। ये हमारे स्टडी 24 यूट्यूब हैं चैनल पे, और आपने देखा भी होगा कि आप लोगों के मुद्दों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, काफी लड़ते रहते हैं। और आपको डोजियर कैसे बनना है, वैकेंसी कब आ रही है, इन सब की जो जानकारी यूट्यूब पर मिलती है वो हरवीर भाई के चैनल से ही मिलती है। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऐसी ताली नहीं बजानी है। हाँ, अभी ज्यादा कितना हो गया जी? 35,000 इतना झूठ चल जाओ भाई, जो बैठे हैं। कोई बात नहीं। अब जो मैं बुलाने वाला हूँ, सबसे पहले जिनका फोटो सबसे बड़ा लगा हुआ है, हमारी बहन जी शीतल चपराना जी आ जाएंगी। हाँ, इधर दो वर्ड बाद में समान रहेंगे, पहले 2 वर्ड बोलो। किसी की बर्थडे भी उठाओ तो मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस ये इसके साथ मिलता था, वो मैं शेयर करती हूँ, सोचते करते हूँ। मेरा जो एडमिशन कराया था वो भाई बोर्ड में कराया था और ये मजे लिए मेरे को ये नहीं पता था इससे कैसे नहीं होता है। 2018 में मैंने बोला था फॉर्म भरने जाके साइबर कैफे पर चले जाओ। मैं फर्स्ट बार जब भाई
बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो पढ़ाई करते हैं और प्लस वो समाज को फेस करते हैं, इसलिए वो स्पेशल होते हैं। और हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनको पढ़ाने का जो सौभाग्य मिल रहा है, मैं ये कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। ये नहीं है कि आप जॉब पे जाके बैठ के आपको 60,000 सैलरी मिले, जब तक आप खुद संतुष्ट न हो जाओ तब तक आपको बच्चों के साथ मेहनत करनी है। और तो सिलेक्ट करने के लिए भी बहुत बहुत प्लस टीचिंग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगा कि जहाँ भी जाओ आपकी क्या है रुकना नहीं, मतलब आपकी जो गति है वो प्रॉपर होनी चाहिए और एक सही दिशा में होनी चाहिए। ये नहीं है कि भगे जा रहा, आपको पता नहीं है जाना कहाँ पे है। थैंक यू। और देखो जो सबसे पहले बोलता है ना उसको एक फायदा रहता है, जो बाद में बैठे हैं ना वो बोलेंगे यार हम जो बोलने वाले हैं तो ये बोल, अब हम क्या बोलेंगे, सोचते रहे तो इसलिए सबसे पहले जो आगे बोल जाओ वो फायदे रहे। मोनिका भाटी हमने कुछ किया ही नहीं, जैसे इन्होंने बोला ये पढ़ना है वो करना है, इस टाइम पढ़ना है इस टाइम उठना है, पूरा ही वैसे किया। और सचिन भाई की मैथ्स और रीजनिंग, उन्होंने ही हमें इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई की फ्लो बनाया, पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया। तो इनकी वजह से ही हमारा सिलेक्शन हुआ, वरना लगता ही नहीं था कि हो। हम लास्ट तक भी बोलते थे कि जिस दिन एडमिट कार्ड भी आया ना हमने बोलते था फर्स्ट शिफ्ट है नहीं होगा, अब तो गए। उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो जरूर होगा। तो मतलब लास्ट तक भी यही खींच के लाते थे कि नहीं होगा, जरूर होगा, जरूर। सुबोध भाई की मेहनत देख रहे हो आप सभी, जितनी मेहनत की है आप लोगों ने। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे वो फिर भी करा रहे थे जबरदस्ती। इनकी भी पढ़ाई है, हाँ। उसको जो एक्सेप्ट करा, सामने वाला और पढ़ने वाला दोनों टीम वर्क है। एक जो भैया जी मैंने इस कोचिंग का जो रूल देखा है वो ये देखा है कि यहाँ कोई भी श्रेय लेने वाला नहीं है। सब चाहते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब सर ने किया, और सर ये बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सब बच्चों ने किया है। हमने सच में कुछ नहीं किया, किसी ने सिर्फ पढ़ाया, जैसे पढ़ाया पढ़ते। चलो इस वीडियो काट देने से कहेंगे पेपर लीक हुआ। मैंने दो नाम सुने थे, एक सुपर 30 जो उसकी फिल्म देखी थी, और वैसे जैसे फिल्म देखते हुए जो भाव आ रहे थे, जैसे वो बच्चों के साथ इंडल्ज था ना वो हीरो, असली वाला तो देखा नहीं था, फिल्म से देखा। कुछ वैसी फीलिंग्स और वाइब्स आ रही हैं जब मैं आप सब लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे और आपके वाणी जो बोल रही है ना, सब बड़ा अच्छा।
एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत परेशानी आती है। मेरी लाइफ में भी आई, आपकी लाइफ में भी आई होगी। तो उस परेशानी से डरना नहीं है और आगे की तैयारी अपनी करनी है। जैसे सर ने बताया था कि हमें ये नहीं कि अपनी जॉब लग गई तो इसी जॉब में रहना है, आगे भी आपको तैयारी इसी फील्ड में ही लगे रहना है और इन बच्चों की हेल्प करनी है जितनी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। मेरा नाम गीता भाटिया है, मैं रामनगर गाँव से हूँ। आपने सुना होगा जैसे मोमबत्ती होती है पिघल कर दूसरे को रोशनी देते हैं, ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं भी इतनी मेहनत करूँ, आप सभी का मुझे सपोर्ट मिले जिस फील्ड में है जो भी, और मेरे पेरेंट्स का बोर्ड का, कि मैं भी मोमबत्ती की तरह पिघल कर रोशनी फैलाऊँ और इन बच्चों की सहायता करूँ। बहुत बढ़िया। सोचा था उससे अधिक टैलेंटेड हो आप सब, वाकई स्पेशल डबल लगना चाहिए। ये सुबोध सर के जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी स्टूडेंट हैं भैया जी, मुझे उसका भी लोग का डायलॉग याद आ गया कि लॉ नहीं है फायर है सभी, एक से एक आकर फायर कर रहा है। अब जो मैं अगला नाम लेने वाला हूँ इस कड़ी में, दीपी मावी नहीं आएंगे, उनका अवार्ड घर पहुंच जाएगा, उनके लिए भी तालियां। अब जो अगला नाम है, काफी देर से लड़की इंतजार कर रही है कि मैं कब आके बोलूं, और इसकी कॉल भी आई थी स्पेशल के भाई मेरा जरूर रखवाई है, किसी का रखवाओ मत रखवाओ। श्वेता फैसला लिया जाए। परिचय से नमस्ते, और मेरा नाम श्वेता, मैं रामनगर से हूँ। और सुबोध भाई को थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से हैं और आप सबके सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़े, कामयाब हों। कम समय में ज्यादा बात कहना है, श्वेता फैसला ने बता दिया कि कम समय में कैसे हम कवर करते हैं। क्वालिफाई कर दी। हाँ जी, छोटा वाला दे दो। ताली बजा दो भाई। आप देखो हमारी निहारिका बहन जी तब से कह रही है मुझसे गर्दन हिला के मेरा कब आएगा भाई, नंबर कब आएगा, और इसे आदत हो गई। चिरौड़ी में इनके इतने स्वागत हुए, इतने स्पीच हुए हैं कि अभी बात कर रहा था मैं चाचा जी से, इनके पिताजी से जी, वो कह रहे हैं कि रात में भी बोलते हैं करना चाहूँगी। आप सभी ने हमारे लिए यहाँ आए, हमारे लिए टाइम निकाला। मेरा नाम निहारिका, मैं चिरौड़ी से हूँ और सबसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारे लिए सुबोध भाई का और हमारे सचिन भाई जो भी यहाँ पर दिए, लेकिन उनके लिए हार्टली थैंक यू भाई। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया, लेकिन हम आते थे उनके पास सुबह, हम कभी कभी हमें खुद को ऐसा लगता था कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम लोग टीचर बनने लायक हो। एक बात उन्होंने ये बोली थी कि तुम लोग टीचर बनने लायक हो, और ये बात घर पे बैठ के उनकी याद आती थी कि भाई ने बोला कि तुम लोग कर सकते हो। तो ऐसा लगता था कि अब तो तुझे पढ़ना ही है, और भाई की बात को सही करके दिखाना ही होगा। ऐसा भी हो सकता है जो बाद में बच्चों में बड़ी वाली मिल जाए। तालियां बजा दो भाई।
मीनू पांडे जी हैं। थैंक यू। मेरा नाम रेनू है और मैंने 2018 में भी स्पेशल का एग्ज़ाम दिया था स्पेशल टीचर का, बट उसमें मैं 3-4 मार्क्स से रह गई थी। तो सीरियसली मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे लगा था अब मेरी जॉब नहीं लगेगी क्योंकि जनरल कैटेगरी 30 ईयर्स एज थी। लेकिन फिर मुझे सुबोध जी मिले, शमसुद्दीन सर मिले, इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा सारी वैकेंसी निकालने में, एग्ज़ाम की डेट्स निकालने में, हर चीज़ में। जब भी कभी मैं परेशान होती थी, मोटिवेशनल वीडियो देखने की बजाय मैं इनको फ़ोन कर लेती थी कुछ भी बात करने के लिए। और सीरियसली मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई इस एग्ज़ाम को देने में, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक 6 ईयर का बेबी भी है और इन लॉज के साथ रह के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैं टाइम के साथ मतलब ये बोलती थी 1 बजे के बाद कुछ भी हो जाएगा, मैं कोई काम नहीं करूँगी। 1 बजे से 4 बजे के बीच में ही मैं पढ़ पाती थी। फिर इस बीच कोविड में मेरे फादर की भी डेथ हो गई कोरोना से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं सीरियसली मुझे लगता मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी, एग्ज़ाम कैसे दूँगी, बहुत परेशान होती थी। बट सुबोध ने सीरियसली मुझे बहुत हेल्प करी है, हमेशा मोटिवेट करते थे। मैं शमसुद्दीन सर को कॉल करती थी, ये भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, कहते थे नहीं हो जाएगा। सारी चीज़ें मुझे अपडेट करते रहते थे। जब भी ज़रूरत होती थी, मैं नहीं भी जा पाती थी, फिर भी मेरी हेल्प करते थे, कभी भी कुछ होता था। तो मुझे सीरियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कहावत है ना, बिना रातें जागे नसीब नहीं जाता, तो ये फैक्ट है। रात को ही मैं जग के पढ़ पाती थी क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाती थी। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, बहुत सारा काम होता था और मेरा बेबी भी बहुत परेशान करता है, तो नहीं हो पाता था। थैंक यू, थैंक यू। अभी तक जो हम देख रहे हैं, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, सभी सुबोध सर, सचिन सर, ये पैसे दे के नहीं बुलाए गए हैं, इनका नाम लेके इन्होंने पैसे दे के मेरा नाम बोला। इन लोगों की मेहनत है, तभी आप लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, सिलेक्शन पाया है। और अब मैं जो अगली इस कड़ी में नाम जोड़ना चाहता हूँ, वो हमारी विकासा बहन जी हैं, आ जाए। ये भी लड़की बहुत क्योंकि पास तो शायद TSSB में सभी बच्चे हुए, लेकिन जो हमारे पास होने पे हमारे साथ साथ यहाँ पे पता चलता है कि खुशी आपको भी हुई है और हमारे गाँव वालों को भी हुई है।
कोर्स है हमारे गांव में, वो ये हाल है कि बड़े बूढ़े की कहावत होती है, ये हमने इससे जोड़ दी है कि चौराहे पे खड़े होकर चिरौनी में कोई पत्थर फेंकोगे ना, किसी स्पेशल एजुकेटर के सिर पे अब जो अगला नाम लेने वाला हूं मैं, कोमल बेसरा जी। आइए बहन जी आ जाइए। सभी को मेरा नमस्ते। थैंक यू सो मच यहाँ पर बुलाने के लिए, सबसे पहले तो हमें, और इन सबसे मिलाने के लिए, जिन जिन्होंने ये मीटिंग रखवाई और ये सब समारोह के, उन सब के लिए थैंक यू। और शायद मैं कुछ बोल ना पाऊँ ठीक से, ज़्यादा नर्वस हूँ और ये शेयर भी नहीं कर सकती कि मतलब कितनी खुशी होती है अगर हम किसी को सक्सेस कर सकते हैं, तो उसके बाद की खुशी वो आप सब भी जानते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करना, बताना, जाहिर करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू मैं भाई को करना चाहूँगी, जिन्होंने हम सबको मोटिवेट किया, पढ़ाया, जो भी सबने बोला टाइम से, सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ, उन सब के लिए थैंक यू सो मच भाई। और उनसे पहले अपना थैंक यू मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मेरी बहन को भी। हम दोनों सिस्टर्स हैं, मैं स्वाति, मैं श्वेता। मेरे लिए बेनिफिट था कि इस फील्ड में, कि मेरे से पहले उसने कोर्स किया हुआ था, तो थोड़ा मुझे हेल्प मिलती रही हर चीज़ में कि हाँ ये ऐसे है, इसमें ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए मैं उससे भी थैंक यू करना चाहूँगी। और आप सबका थैंक यू। बहुत तालियां हो जाओ। फोटो मिला दो, ये इनकी सफलता तो सबकी एक जैसी, आपने फील्ड ली छोटी बड़ी कैसे होगा? हाँ भैया जी बजट का हिसाब ना जी, इकट्ठी ना हो पाई एक साइड से। इस जगह जगह से उठाई, बहुत मेहनत करी हुई है। 8 बजे बजट पड़ा कर कुछ और जो मैं अगला नाम लेने वाला हूँ, और जो पिछले 1 हफ्ते से कॉल करके ये बोले जा रहे हैं कि भाई आपने अपने गांव वालों को तो माला पहना दी, उनका तो स्वागत कर दिया, हम पे भी कहीं स्टेज पर बुलवा दो, हमारा भी कुछ, हमें भी तो लगे कि हम भी सफल हुए। ऐसे ही हमारे भाई हैं जो कह रहे हैं, मुझे सुबह भी कॉल कर कह रहे, भाई आप आओगे ना? मैं कि बिल्कुल आऊंगा, बस तो अपना स्पीच तैयार रखियो। और हमारे बीच अब आएंगे सचिन भाई। लगन सगाई छोड़ गए। सबसे पहले सबको प्रणाम, हमारे चीफ गेस्ट आप लोग और शुभकामनाएं। मेरा नाम सचिन नागर है और सब पहला मतलब जो हमारे अंकित भाई हैं, इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, जिसके थ्रू मैं सुबोध भाई से मिला। सुबोध भाई ने और सचिन भाई ने मतलब 24 आवर हमारा साथ दिया है। कभी भी कॉल, कुछ मैसेज, कैसे भी करके कुछ भी पूछना हो तो भाई कभी डिनाई नहीं करते थे। दूसरा धन्यवाद मैं अपने फ्रेंड आकाश का करूँगा, किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो आज मेरा नंबर आया तो 50% उसका है। और हमारे सुबेद भाई, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे अंकित भाई और मेरे सारे फ्रेंड्स से सबको कांग्रेचुलेशन। मुझे तो सचिन भाई ऐसी लपेट रहे, भाई मेरा कोई हाथ नहीं है सचिन भाई को इसमें, इनकी खुद की मेहनत है। बस मैंने तो कोचिंग बताई थी कि सुबोध भाई के यहाँ देखो एक चीज लगन कितनी जरूरी है। पढ़ाई की हो या शादी की हो, बिना लगन के सफलता मिलती ना है। इसलिए सबसे पहले लगन आवे दुनिया में।
नाम राहुल बंसल है। इसे आदत है स्टेज से आगे बोलने की। यहाँ सभी अतिथियों को तहे दिल से धन्यवाद। रविंद्र भाई से तो परिचय तो आज हुआ फेस टू फेस, पर लाइब्रेरी में जितना नाम सुना रविंद्र भाई का बहुत सुंदर था। अब मिला के लिए धन्यवाद हो गया हमारे, और साथ ही सभी जो MCT की आर्टिंग जितने सर लगे हैं, मैं चाहूँगा जैसे सचिन भाई ने थोड़ा सा भाव से करते हैं, क्योंकि जब लाइब्रेरी प्रोग्राम हुआ ना, जब दोस्तों का नाम आ रहा है ना जी, आंसू निकल ही जा रहा है। और सचिन भाई ऐसे फोन कर दो, आप ऐसे पहले कि नहीं तो ऐसे बना दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। आज सबूत तो मेरा लंगोटे यार है बचपन से ही, अंकित का कैसे इंतजार करता है नकुल जी पहली बार चला कभी रुआ नकुल जी इतना नहीं आई तो मैं ड्रामा बताओ कि पक्का रुआ देगा मैं तो ये बना नकुल भाई आ जाओ सब बच्चों की इच्छा है कि आप दोनों आके मंच साझा कर लें। आ जाओ भाई बहुत इमोशनल है भैया, दोनों मन से दिल से जुड़े हुए पीढ़ी जो है इनकी। कठिन होता है ना, हिम्मत नहीं होता हमारे अगली परीक्षा फेस करने के लिए। पर जो सुबोध भाई का तो मैं ना कह पाऊँगा कुछ भी, तो जब भी आ रहे ना यहाँ तक के बोलते हुए तो कर लेंगे, दिक्कत मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है भाई। हम करीबन हमने 4 एग्जाम दिए, 2 यूपी के, 1 दिल्ली का और 1 सही और एक नॉर्मली में पेपर दिया था DY का, वो भी यानी कि 4 पेपर का हमारा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस से साथ पढ़ाई का और दोस्तों का सहयोग जो मिला, सच बताऊँ ना विकान समझ
बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत पेपर वही बात है, तो 2014 में मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरी शादी करवा दी। मतलब सीटेट नहीं हुआ था उस टाइम तक। अब मेरे को सपना है। तेरे फोटो वाले नहीं जैसे इसने बोला ना, मैं तैयारी करता था तो एक मित्र ने मेरे को सलाह दी थी उस टाइम कि ये जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वो ही आएगा। एक ऊपर वाला एक ईश्वर है, उसने एक नियत वो बना रखी है कि आप इतने घंटे की मेहनत कर लोगे तो आपको ये उपकार, इतना लेबर कर लोगे तो आपको ये स्थान मिलेगा। तो जब कभी ऐसा होना कि यार ये बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं इंटरेक्शन करता हूँ कि जी हमें ना समझ नहीं आ रहा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर भी जा रहा है नहीं जा रहा, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ईश्वर चाह रहा है कि आप इतना श्रम कर लो, जब वो श्रम सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा तो मैं आपको एक नौकरी गिफ्ट में दे दूंगा, फिर उसके बाद श्रम कर लोगे तो उसके बड़ी नौकरी दे दूंगा। तो वो श्रम करो और ऊपर वाला देखकर मेहनत किसी की नहीं आती, रुकती नहीं, और ऐसे ही लगे रहो। आप लोग ना यहाँ रुकने वाले नहीं हो, मैंने आते ही पहचान लिया था, सारी ब्लेस्ड सोल है, आप सब लोग अब नकुल गुरु जी से भी निवेदन करूंगा कि नकुल भाई जी भी आपकी दो बात बोलते हैं, हमारे गुरु जी इनके सामने सिर्फ छोड़ सबसे पहले मैं सभी को नमन करता हूँ, और भाई स्पेशली कविंदर भाई को तो बहुत ज़्यादा शायद भी मुझे बचाने में तो थोड़ा कर रहे हैं कि मैं बहुत दिन पहले कभी 8-7 साल का हुआ करता था, तब उनके पास जाया करता था। कोशिश है कि कभी बन जाऊँ मैं भी आपकी तरह टीचर, अभी दिल्ली में गेस्ट टीचर की भूमिका निभा रहा हूँ। और रही बात अगर पढ़ने की असफलता की, तो सफलता तो बस सिर्फ श्रम से ही मिलती है, और श्रम की अगर दिशा अच्छी हो तो कैसे दिशा अच्छी हो तो दशा अपने आप अच्छी है। राहुल सर की बात मैं आपको बता दूँ, जब पढ़ते थे तो मैं बाहर से ताला उस कमरे की कुंडी लगाकर ताला लगा के चाबी लेकर भर जाता था। 1 बजे आऊँगा रात को, उससे पहले बाहर कोई नहीं निकलेगा। अब ये उसका बदला ले रहा है, अब ये मेरे कमरे की ताले तो ये वैसे करता था, इसलिए थोड़ा भाव में जाता है, इसके साथ नहीं हो पाता। अरे इसके बाद जब ये तैयारी कर रहा था, 1 महीना रह गया था एग्जाम पे, जगह जगह कहीं जाता था, ये रुक नहीं रहा था, मैं रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसको नाई की दुकान पर जाकर बिठाया सैलून में, उसके बाल कटा दी, उसमें लगा दिया, अब तो कहीं जाएगा ही नहीं, अब तो पढ़ेगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ भी इसलिए ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मुझे देखकर मैं भी ज़्यादा हो जाता हूँ। चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही हम सभी का। टीचर से बड़ा ऐसी बड़ी वाली और अब जो मैं अगला नाम लेने वाला हूँ वो आप सभी के सामने पिछले 1 घंटे से यहीं खड़े होकर बोल रहा है, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। मैं ये बताने के लिए बोल रहा हूँ कि जो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ वो इसी कोचिंग सेंटर का सचिन भाई का रहा हूँ, और 2017 से स्टार्ट किया था। KVS की जॉब आई थी भैया जी जब KV की, उसके लिए हमने साथ में मेहनत करनी स्टार्ट की थी। सुबोध भाई और हम सब ने, हमारा ग्रुप था पूरा। सचिन भाई हमको सुबह 5 बजे अपने जहाँ पर रहते हैं वहीं बुलाते थे और पूरा बोलते थे कि ना तो फीस है तुम्हारी कुछ,
ना तुम्हारा कोई टाइम है, जब तुम्हारा जी करे जब तक पढ़ो, क्योंकि आप लोग मेरे छोटे भाई हो सभी। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा आप सफल हो जाओ, मेरे लिए सबसे बड़ी फीस है। और उस एग्ज़ाम में तो नहीं हो पाए, उसके बाद हमने थोड़ी मेहनत करी, जो 68,500 आई थी उसमें सिलेक्शन हो गया था। और एक बात और बता दूं, मैं इतना बेकार स्टूडेंट हूँ अपने उसका कि मैं 10th में फेल हुआ था। 10th में फेल होने के बाद जब मैं घर रो रहा था तो मेरे पिताजी आके बोले कि अरे अब तो टीचर भी तुझसे डरेंगे, रो क्यों रहा है तू, अब तो टीचर भी डरेंगे। क्यों डरेंगे? नहीं ये डरेंगे, पिछली साल पता ना हमने क्या पढ़ाया उसको ही ना पूछ रहे बैठा। मैं कि चलो ठीक है, मेहनत करी, ठीक ठाक 10वीं 12वीं करके कोर्स कर लिया। और फिर जब सचिन भाई के पास आए तो उन्होंने एक बात बताई हमको कि आप पीछे क्या करके आ रहे हो, आपकी परसेंटेज क्या है वो मायने नहीं रखती, अब आपका हौसला कितना बड़ा है ये मायने रखता है। उसी हौसले की बदौलत मेरा केवी में भी हुआ, मेरा यूपी में 2 बार हुआ और मेरा डीएसएस भी हो गया। अब इंसान जो है किक स्टार्ट होता है, एक बार स्टार्ट हो जाओ ना फिर नहीं रुकता। और अब आप लोग भी स्टार्ट हो चुके हो, मेरा यही कहना है कि रुकना नहीं है, जहां तक चला है चलते रहो। आगे सीढ़ियां बहुत हैं, आप किसी फील्ड में जा सकते हो, पीएचडी तक पहुंचो। या आप एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है एक प्राइमरी टीचर की, एक टीचर की, कि उसके पास इतना टाइम हो सकता है वो कभी भी अपना गियर बदल सकता है। आप यूपीएससी जा सकते हो, पीसीएस जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि 6 घंटे की ड्यूटी है। और ये एकमात्र ऐसी ड्यूटी है जो स्कूल से शुरू होती है, स्कूल में ही खत्म हो जाती है। घर कुछ नहीं ले जाना, ना कुछ लाना, यही रूल है ना भैया इसका। और उसके बाद आप कुछ भी करो। तो आपकी भी जो तैयारियां हैं, आपकी जो मंजिल है, ये यहीं नहीं रुकनी चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब जो इसने कहा है मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अगले 3 या 4 साल में डिपार्टमेंट में नहीं नजर आना चाहिए। अब तो खींच लेंगे मेरे क्लासमेट है अंकित में, और एक मेरे साथी है पंकज भाई। और वो एक ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी हम में से भी कोई भी इंसान होता तो शायद इस मुकाम पर, क्योंकि जो परेशानी इस इंसान ने देखी है शायद बहुत, मैं खुद भी अगर आज सोचता हूँ इन चीज़ों को तो शायद फेस ही नहीं कर पाता। मैं अपनी बता दूँ, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन इस इंसान का मैं बता नहीं सकता, इतने वर्ड्स मेरे पास है ही। और ऐसी ऐसी कंडीशन देखी है लाइफ में, मैं बता नहीं सकता बस। अंकित, राहुल, जो भी यहाँ है, मैं अभी आज तक को जानता इतना नहीं। अब हम सब मिलेंगे तो और अच्छे हम आपको जानेंगे। बचपन में जब मैं 3-4 साल का था तो एक्सपायर हो गई। तो जो मेरे पिताजी थे उनके पास ऑप्शन था कि वो दूसरी शादी करके हमारे लिए कुछ ऐसी सुविधा जुटा सकते थे कि जिससे हमें परेशानी ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो शायद सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से।
पालने का फैसला किया। मेरी बहन से 1-2 साल छोटी थी, काफ़ी छोटी थी उसमें। अब ये जर्नी इतनी मुश्किल हो गया बिना माँ के, आप समझ सकते हैं। लेकिन उस इंसान जो मेरे पापा की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनके जितना हिम्मती आदमी शायद ही अपनी ज़िंदगी में ना देख पाऊँगा, ना देख पाया हूँ। उनका एक सपना था कि मैं पहलवान बनूँ, लेकिन हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, तो मेरे अंदर भी था। मुझे लिखने का बहुत शौक, और मैं चाहता था मैं एक ऐसी कहानी लिखूं। जब मैं कॉलेज में भी था, हंसराज कॉलेज में, तो मेरे को सर ने अचानक ही पूछ लिया। स्कूल में इतना नहीं पूछते थे, लेकिन कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में हंसराज में गया 2008, तो मेरे एक योगेंद्र धामा जी सर थे वहाँ, जो कि हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, और मेरे पास 12th और 11th में हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं था। पर एक अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा था, तो मैंने सब्जेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरे को ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छी लगती थी, बजाय हिस्ट्री, और मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर एक एम लेके चल रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में कि मुझे टीचर बनना है और इसके साथ एक अच्छा राइटर बनना है। तो वो कह रहे अच्छा राइटर भी बनना चाहते हो। मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, लेकिन और गोल आगे बढ़ना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं अपना गोल और आगे ले जाना चाहता हूँ। पर 2008 में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनको टीबी हो गई, जिस वजह से मुझे 1 साल बाद ही अपना कॉलेज ड्रॉप करना पड़ा 2009 के शुरू में। उस वक्त ऐसा आ गया घर में कि मेरे पास इतनी भी फीस के पैसे नहीं थे कि मैं सेकेंड ईयर की फीस भर सकूँ। तो अपने यार दोस्तों से जो हमारे होते हैं आसपास, मैंने सबसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेरी हेल्प करो और मैं सेकेंड ईयर में अपना रेगुलर भी मैं कर सकूँ। लेकिन इस बीच मैंने अपने सर जो थे वहाँ के मेरे लेक्चरर्स, उससे मैंने कहा कि सर अगर हो सके तो मुझे छुट्टी वगैरह दे दीजिए, ताकि मैं अपने पापा को भी देख पाऊँ, क्योंकि मेरी जो बहन थी वो हमारी ताई जी के यहाँ हमने भेज दिया था उसे, क्योंकि वहाँ जहाँ मैं रह रहा था वहाँ वैसा माहौल नहीं था जैसे आप सभी का घर में होता है। तो मुझे उन्हें वहाँ भेजना पड़ा मजबूरन। कोई भाई अपनी बहन को नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसी स्थिति हो गई थी कि मजबूरी में हमें भेजना ही था। अब क्या एक सपना था कि यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न से पास होऊंगा और अपनी बीएड करूँगा, और अपनी हिंदी जो कि मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा था। और मैं आपको बता दूँ 2008 में दिल्ली सरकार, दिल्ली स्टेट की तरफ से मैं सेकंड पोजीशन पे था पूरे दिल्ली में। तो 95 मार्क्स उस वक्त मेरे आए थे 2008 में। तो मैंने सोचा मैं ऐसी फील्ड में जब मुझे जाना ही है तो अपने एक सब्जेक्ट को लेकर मैं इसे ही आगे लेकर जाना चाहूँगा। और जब ऐसे ट्रेजेडी हुई, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और मेरे पास फीस नहीं थी उस टाइम भरने के लिए। तो हर दिन आप एग्ज़ाम देते हो, आप फेल होते हो, आप बहुत दुख होते हैं, फिर आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। लेकिन ज़िंदगी में वो दिन जब पढ़ाई सिर्फ पैसों की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी, तो हर दिन ऐसा पलता था कि ऐसा चाटा लगता था कि ना रात को सो पाते थे, ना दिन में ढंग से काम कर पाते, ना पढ़ पाते थे। ऐसा लगता था कि सिर्फ पैसों की वजह से, और ना तो उस वक्त कोई दोस्त काम आया, ना कोई रिश्तेदार काम आया। जहाँ भी मैं गया मुझे पैसों के लिए फीस मात्र 3600 रुपये फीस थी, और मैं इतनी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसके बाद मुझे लगा नहीं, करना है। मैंने 2 साल वेट किया, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू की, फिर SOL से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद मैं बीएड करना चाहता था, आपको मैंने सबको बताया ही। तो जब मैं बीएड के लिए गया, अब इतनी नेगेटिविटी उस टाइम मेरे अंदर हो चुकी थी कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे लगने लगा किस्मत से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाऊँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जो कि मुझे आते थे, बट फिर मुझे लगने लगा अपनी बुरी किस्मत की शायद वजह से कि शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो
तो मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू कर दिए जिनमें मैं श्योर नहीं था। तो उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने रिजल्ट को देखूं, और आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने अपना रिजल्ट ही नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। उसी बीच लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब मैं रात रात सो नहीं पाता था कि मैंने इस सपने के लिए पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए और शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाए। तो फिर एक दिन मैं अपने स्कूल में गया, वहाँ ओडी सर है, योगा टीचर है, मैं उनसे मिला। मैं गांधी मेमोरियल से पढ़ा हूँ, गांधी मेमोरियल स्कूल जो कि श्यामलाल कॉलेज के पास ही है। तो मैं गया उनके पास, वो योगा टीचर थे। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछले कई दिनों से सो नहीं पा रहा उस एग्ज़ाम के देने के बाद कि कहीं एग्ज़ाम मेरा फेल ना हो जाए। तो अब उस एग्ज़ाम के लिए मैं उनके पास गया कि सर मुझे नींद नहीं आ रही, फिर टीचर बनना था और मैंने इसके लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए कि 2008 में मैं बीएड का ऑप्शन था मेरे पास, डाइट का ऑप्शन था कि मैं कर लेता, दिल्ली में मेरा नंबर आराम से आ जाता, बट मैं नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर सोचा, मैंने कहा बीएड करके करूँगा तो मेरा ज़्यादा बेटर पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी हर बार वो आपको नहीं देती जो आप चाहते हो, लेकिन उससे बेहतर देती है जो आपके लिए अच्छा होता है। ये मैं मानता हूँ। आज के टाइम में सपना टूटा, लेकिन उससे बेहतर मुझे कुछ ऐसा मिला कि मैं आज बहुत खुश हूँ। अब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ जो दिक्कत है वो सभी के साथ हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ऐसी अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं ग्वालियर से मध्य प्रदेश से गाइड कर सकूँ, जो कि 1 लाख रुपए के समथिंग जिसकी फीस होगी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उन्होंने मुझे हमारे लाइब्रेरियन जो कि चिरौड़ी से ओमवीर बंसल जी हैं उनके बारे में बताया। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी हैं। उन्होंने बताया कि आप ऐसे उनके पास जाइए, वो गाइड कराते हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हो। उसमें फीस भी बहुत कम है। जब उन्होंने ना फीस बहुत कम है, मेरे अंदर से एक उम्मीद सी है कि शायद ये फील्ड मेरे लिए ही है, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था। अब मान लो आपके 75% नंबर 2008 में, लेकिन 2011, 12, 13 सन में अगर आप जाओगे तो उस टाइम वो उतने नहीं थे। उस टाइम तो बहुत थे, लेकिन उस वक्त नहीं थे। अब रेगुलर करना मेरे लिए डाइट पॉसिबल नहीं था कि 1 लाख रुपये में भर दूँ, वैसे कुछ अफोर्ड कर सकूँ। तो फिर ओमवीर बंसल जी ने बताया अगर आपका 30 सीटें हैं दिल्ली में, अगर आप पेपर क्वालिफाई कर गए तो 30 सीटों में, तो आप सिर्फ 9 से 10 हज़ार फीस में आप अपने डाइट कर सकते हैं। मैंने कहा सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, सर आप बस मुझे ये बता दो मुझे पढ़ना है। मैं नाइट में जॉब करता था, दिन में पढ़ाई करता था, अपने पापा को देखता था। तो जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने दिन रात एक कर दी। मैंने ऑल इंडिया रैंक उसमें 133वां रैंक था, और जो मेरा कॉलेज है मेरे लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया पंकज शायद ये तेरी किस्मत ही है कि ये एग्ज़ाम के जो फॉर्म है अभी तक भी नहीं निकले, नहीं तो ये 2 महीने पहले ही फिल हो जाते। तेरा सिलेक्शन पक्का है, तो बस तैयारी है। मैंने सिलेक्शन लिया, वहाँ से बहुत ही अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ। जो वहाँ जितने भी बॉयज़ थे उसमें टॉप स्कोरर था मैं। उसके बाद मैंने अपना सीटेट क्लियर किया, बट उसके बाद 2014 में 15 अगस्त वाले थे, मेरे पापा भी ऐसे, और उसी के 3 दिन 4 दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था डाइट का। अब गुस्सा बहुत आया कि ये कैसे हो, क्योंकि मैं अपनी कामयाबी अपने पापा के साथ देखना चाहता था। और आप बहुत लकी हो कि आपके माँ बाप आपके साथ वो कामयाबी देख रहे हैं। अगर सपने देखते हो ना तो उन्हें पूरा करने के लिए जान लगाओ। और सबसे ज़रूरी क्या है, आपको कामयाब 2 चीज़ें करनी है। एक, आप
के साथ जो रहने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि आप ये चीज़ कर लेंगे अच्छी, जैसे सुबोध भाई, सचिन भाई, खविंदर सर, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और आपको भी किया है इन्होंने और कहा है कि आप कर सकते हो। लेकिन लाइफ में इसके अपोजिट दूसरे लोग भी होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। हर किसी इंसान के अंदर एक छोटा सा डेविल होता है और ये डेविल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जब आप कुछ भी नहीं होते ना, ये आपको कहाँ से कहाँ उठा सकता है। जब मुझे कोई कहता था मेरे उसमें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो डेविल था वो ये चीज़ करता था कि नहीं, तेरे से ही ये चीज़ होगी और तो कर पाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ अगर कोई आगे इस वीडियो को देखे तो इस छोटी सी जो मैंने अभी आपको एक अपनी स्टोरी बताई है कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आप में से कोई भी कर सकता है। मेरे पास तो इतनी भी कि मैं ये चीज़ कर पाता। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक मार्गदर्शक ढूंढता था कि जो कि मुझे गाइड कर सके। और आपको यकीन नहीं मानोगे आप कि जिस दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला मेरी जॉब का, उसी दिन मेरा जन्मदिन था। शायद ये ऊपर वाले ने दूसरी ज़िंदगी दी थी और आज इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे से अपने आप ही जुड़ते चले गए। शायद लोग प्लानिंग करते हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं बड़े बड़े लोगों में जाने के लिए, अपने आप को नकली फेक बनाते हैं ताकि वो बड़े लोग उनसे जुड़ जाएं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी सादगी जो थी और जो मेरे अच्छे कर्म थे, जो मैंने अपने पापा की इतने साल सेवा की, कि आज बड़े से बड़े लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए हैं। खविंदर जी भी उनमें से एक नाम है। ये बड़े भाई की तरह हमेशा मुझे गाइड करते हैं और जब से जॉब में आया हूँ मैं सोचता था मैं कैसा बनना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं बहुत नॉर्मल, मेरे साथ बड़े भाई की तरह रहते हैं। आप सभी को तो इनके साथ अभी थोड़े 4% मिल रहा है, लेकिन शायद मुझे जिंदगी भर के लिए बड़े भाई वो कड़ी है जिसका जो एक दे बना के नीचे आप सब लोगों के दर्शन हो गए। अच्छाई अपने आप में बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपने अपने जीवन के संघर्ष को हम सभी के साथ साझा किया और एक ऐसा संघर्ष जिसको लिखने वाला ऊपर वाला ही है, क्योंकि ये आम आदमी के हाथ में नहीं हो सकता कि और इसको झेलने वाला भी कोई आम इंसान नहीं हो सकता। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप लोगों के सामने खड़ा है, अपना परिवार बना लिया है, एक अच्छा एक नाम कर लिया है, वो सभी एक आम इंसान में नहीं हो सकता जो पंकज भाई में जो चीज़ें मौजूद हैं। अगला नाम लेने वाला हूँ वो हमारे हरमीत भाई जी हैं, स्टडी 24 चैनल के। 2 मिनट आ जाइए। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठे हो और जिनके सामने बोलने का मौका मिला है, तो सबसे पहले सुबोध को 2-3 साल में मिला और इससे संघर्ष किया है, मेहनत आप लोगों ने की है, तैयारी आप लोगों ने की है, लेकिन जो वैकेंसी निकालने वाली बात होती है वो सुबह में नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे संशोधित करेंगे। हर आदमी अपने बारे में सोचता है,
नौकरी लग गई अपने आप में हो सकता है, लेकिन दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। हम लोग तो वीडियो बना देते हैं, लेकिन जो असली लड़ाई लड़ी है ये इन लोगों ने लड़ी है। क्योंकि मैं बहुत डीपली इनको जानता हूँ, दिन रात उन्होंने एक किया, मेहनत की और तब जाके बेटी सी रही। आधा भी लग रहा है कि बहुत ईजी चीज़ें हैं। इवन जो 450 वैकेंसी उन्होंने क्रिएट कराई है, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मतलब सरकार से लड़ना, आप लोगों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के लिए मतलब नौकरी देना कोई ये काम ही नहीं है। उनके अलग मुद्दे हैं, हमें शिक्षा उनके लिए कोई जरूरी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो महान लोग हैं, क्योंकि क्रांतिकारी सिर्फ वो नहीं जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं वो भी क्रांतिकारी हैं। जो आपसे पीछे आपके छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेहनत करें, उन्हें भी गाइड करें, क्योंकि नौकरी लेके काम पूरा है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इन लोगों से आप सीखते रहें। धन्यवाद। हरदीप भाई ने कितनी अच्छी बात बोली थी अभी। हरदीप भाई जो वीडियोस बना रहे हैं ना, जो आपने जो बच्चों को परेशानी होती है फॉर्म हरदीप भाई ने बोली कि वैकेंसी आने के बाद